तो दोस्तों मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज है 28 मई और मैं आज आपके लिए 27 और 28 मई दोनों के इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स लेकर हाजिर हूं। इसमें दोस्तों हम लोग राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी देखेंगे। तो दोस्तों चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन डेली मेरे चैनल पर आता है जो आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बिहार के सभी एग्जाम के लिए, आप बीपीएससी या बिहार एसएससी या कोई भी एग्जाम देते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। बिहार के 75,000 शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने किसके साथ समझौता किया है? तो देखिए दोस्तों, बिहार के 75,000 शिक्षकों को प्रशिक्षण देने और उनको बेहतर बनाने के लिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने आदित्य बिरला शिक्षा एकेडमी और एजुकेशन इनिशिएटिव के साथ समझौता किया है। इससे बिहार के जो एक पहली कक्षा से तीसरी कक्षा तक के जो शिक्षक हैं उनको ज्यादा बेहतर बनाने की कवायद है। बिहार के 75,000 शिक्षकों को बेहतर ढंग से पढ़ाने के लिए, प्रशिक्षण देने के लिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने आदित्य बिरला शिक्षा एकेडमी तथा एजुकेशन इनिशिएटिव के साथ समझौता किया है। इसमें कक्षा 1 से लेकर 3 तक के शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं। भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में किन्हें मुफ्त चश्मा देने की घोषणा की है? देखिए दोस्तों, बिहार सरकार जो है नेत्र रोगियों के लिए बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं ला रही है दोस्तों। तो उसी कड़ी में दोस्तों जो बिहार के वरिष्ठ नागरिक और स्कूली बच्चे हैं उनको दोस्तों बिहार स्वास्थ्य विभाग मुफ्त चश्मा देने की घोषणा किया है। बिहार सरकार ने बिहार नेत्र ज्योति योजना के तहत मार्च में 1 लाख नागरिकों के आंखों के ऑपरेशन का लक्ष्य रखा था, लेकिन सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से 1,21,747 लोगों का सफल ऑपरेशन किया गया है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव हैं। भारत के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया हैं। बिहार सरकार ने बिहार के कितने स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है दोस्तों? तो देखिए, बिहार सरकार ने बिहार के 38,000 स्कूलों को स्मार्ट क्लास की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया दोस्तों। 38,000 सरकारी विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की सुविधा दी जाएगी। बिहार में 28,661 मध्य विद्यालयों में स्मार्ट क्लास बनाए जाएंगे। 9,360 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में भी स्मार्ट क्लास बनाए जाएंगे। 2274 मध्य विद्यालयों में स्मार्ट क्लास बनाए जाएंगे। तो जिस क्लासरूम में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से शिक्षा दिया जाता है या जो क्लासरूम शिक्षा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से सुसज्जित होता है उसे स्मार्ट क्लास कहा जाता है। या डिजिटल क्लासरूम, स्मार्ट क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड की जगह डिजिटल बोर्ड या इंटरैक्टिव बोर्ड लगा होता है जिसे स्मार्ट बोर्ड भी कहा जाता है। स्मार्ट बोर्ड यूएसबी केबल के सहायता से कंप्यूटर के साथ जुड़ा रहता है और साथ में प्रोजेक्टर वीजीए केबल की सहायता से कंप्यूटर से जुड़ा रहता है। इन सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मदद से जिस क्लासरूम में शिक्षा दी जाती है या पठन पाठन का कार्यक्रम किया जाता है उसे स्मार्ट क्लास कहा जाता है। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहां पर बिहार मौसम सेवा केंद्र तथा मौसम बिहार मोबाइल ऐप का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों पटना में जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार मौसम सेवा केंद्र का उद्घाटन किया तथा साथ ही साथ उन्होंने मौसम बिहार मोबाइल ऐप का भी उद्घाटन किया है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने आज जो है 27 मई को दोस्तों मौसम सेवा केंद्र और मौसम बिहार मोबाइल ऐप का उद्घाटन किया है। मौसम को लेकर ऐप जारी करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया है। इस मोबाइल ऐप से पंचायत स्तर के मौसम की सटीक जानकारी लोगों को मोबाइल पर मिलेगी। इससे किसानों को बहुत फायदा होगा तथा वो अपने आगे के खेती से संबंधित सभी कदम उठा सकेंगे। किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। 27 मई 2023 को बिहार में कहां पर बिहार इन्वेस्टर्स मीट 2023 का आयोजन किया है? तो बिहार में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों पटना में इन्वेस्टर्स मीट 2023 का आयोजन किया गया है। बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ हैं। बिहार के किस जिले के सुल्तानगंज के कुमैठा पंचायत में 21 साल की पायल बिहार की सबसे कम उम्र की मुखिया बनी है? तो बिहार के भागलपुर जिले के सुल्तानगंज के कुमैठा पंचायत में 21 साल की पायल बिहार की सबसे कम उम्र की मुखिया बनी है। बिहार के किस जिले में विश्व महामारी स्वच्छता दिवस 28 मई के अवसर पर पीरियड्स की जागरूकता के लिए 78 फीट की आकृति बनाई गई है? तो देखिए दोस्तों, बिहार के पटना में विश्व महामारी स्वच्छता दिवस 28 मई के अवसर पर पीरियड्स की जागरूकता के लिए 78 फीट की आकृति बनाई गई है। पीरियड्स को लेकर जागरूकता के लिए पुथी पत्री फाउंडेशन की ओर से मेंस्ट्रुएशन हाइजीन
डे पर पटना के गांधी मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का थीम ब्लीड विथ डिग्निटी था। इस कार्यक्रम में 78 फीट की आकृति बनाई गई, जिसमें 5000 पैड का इस्तेमाल किया गया था। इस आकृति को लगभग 150 लोगों ने मिलकर बनाया है। इस कार्यक्रम का मकसद लोगों को पीरियड्स के प्रति जागरूक करना है। बिहार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने बिहार कृषि विभाग की योजनाओं में पिछड़ा, अति पिछड़ा तथा अनुसूचित वर्ग के छोटे किसानों को कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी देने की घोषणा की है। तो 50% हिस्सेदारी दोस्तों पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित छोटे किसानों को दी जाएगी। हाल ही में बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने किसके द्वारा लिखित पुस्तक मिथिला चित्रकला का सिद्धांत पुस्तक का विमोचन किया है। तो राकेश कुमार झा द्वारा लिखित पुस्तक मिथिला चित्रकला का सिद्धांत का विमोचन बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने किया है। बिहार सरकार ने फाइलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा है। फाइलेरिया खात्मा का लक्ष्य दोस्तों 2027 तक बिहार सरकार ने फाइलेरिया के खात्मे का लक्ष्य रखा है। बिहार में ड्रैगन बोट खेल को बढ़ावा देने के लिए किसे बिहार ड्रैगन बोट टीम का स्पॉन्सर बनाया गया है दोस्तों। तो कृषि एजुकेशनल और हेल्थ सेवा संस्थान एवं संघ को बिहार में ड्रैगन बोट खेलों को बढ़ावा देने के लिए बिहार ड्रैगन बोट टीम का स्पॉन्सर बनाया गया है। बिहार के खेल मंत्री जितेंद्र रॉय हैं। बिहार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने चालू वित्तीय वर्ष में 2023-24 वर्ष में 25,000 एकड़ में सूक्ष्म सिंचाई के लिए किसानों को कितने व्यक्तिगत नलकूप लगाने के लिए अनुदान देने की घोषणा की है। देखिए दोस्तों 4500 नलकूप लगाने के लिए किसानों को व्यक्तिगत अनुदान दिया जाएगा। कुमार सर्वजीत पटना में आयोजित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रति बूंद अधिक फसल विषय पर आयोजित कार्यशाला में उन्होंने घोषणा की है। उन्होंने कहा कि सूक्ष्म सिंचाई अपनाने से 60% तक जल की बचत होती है। स्पेशल ओलंपिक्स गेम्स बर्लिन में बिहार के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के किस डॉक्टर को सम्मानित अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है। तो डॉक्टर सुभाष चंद्रा को स्पेशल ओलंपिक्स गेम्स बर्लिन में बिहार के एलएनजेपी अस्पताल के जो रहने वाले उनको आमंत्रित किया गया है। बिहार के किस अस्पताल में आंख का बैंक बनाया जाएगा दोस्तों, आई बैंक बनाया जा रहा है। तो नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल पटना में दोस्तों आई बैंक बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई को देश के नए संसद भवन बिल्डिंग का उद्घाटन किया है। इस नए संसद भवन के उद्घाटन के उपलक्ष्य में कितने रुपए का एक विशेष सिक्का जारी किया गया है। तो 75 रुपए का विशेष सिक्का जारी किया गया है दोस्तों। ठीक है, मौजूदा संसद भवन का निर्माण 1921 में शुरू हुआ था और 1927 में बनकर यह तैयार हो गया, जो लगभग 100 साल पुराना है। लोकसभा सीटों की संख्या 545 है, राज्यसभा की सीटों की संख्या 250 है, जिससे सांसदों के एक साथ बैठने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। नए संसद भवन की 7 विशेषताएं जान लीजिए। ठीक है, नए संसद भवन का निर्माण भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया गया है, जिसमें भविष्य में सांसदों को बढ़ने वाली संख्या को भी शामिल किया गया है। नया भवन 65,000 वर्ग मीटर में फैला है। इसकी कुल लागत 971 करोड़ रुपए है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत इसका निर्माण किया गया है। एक त्रिकोणीय संरचना है इसमें लोकसभा, राज्यसभा, सेंट्रल लाउंज और संवैधानिक अधिकारियों के कार्यालय बनाए गए हैं। नए संसद भवन में मौजूदा संसद भवन की तर्ज पर एक सेंट्रल लाउंज बनाया गया है। इस लाउंज में भी सांसद बैठकर बातचीत कर सकते हैं। इस लाउंज में राष्ट्रीय वृक्ष पीपल को भी लगाया गया है, जो संसद भवन को और विशेष बनाता है। नए भवन में लोकसभा चेंबर का निर्माण किया गया है, जो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। लोकसभा चेंबर में एक साथ 888 संसद सदस्य बैठ सकते हैं। लोकसभा चेंबर राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर आधारित है। संयुक्त सत्र के दौरान लोकसभा हॉल में 1282 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। राज्यसभा चेंबर के नए भवन में बनाए गए चेंबर में कुल 382 सांसदों की बैठने की व्यवस्था की गई है। राज्यसभा चेंबर को राष्ट्रीय फूल कमल की थीम पर तैयार किया गया है। नई संसद भवन भारत के महत्वपूर्ण विरासत भवनों जैसे कि राष्ट्रपति भवन सहित अन्य विभिन्न वास्तुशिल्प प्रभावों को दर्शाता है। सुरक्षा मापदंड की बात करें तो मौजूदा संसद भवन का निर्माण तब किया गया था जब दिल्ली शहर भूकंपीय क्षेत्र 2 में आता था, लेकिन यह वर्तमान में भूकंपीय क्षेत्र 4 में आता है। नए भवन का निर्माण सभी सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखकर किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल बनाया गया। नए भवन में भारत की एक लोकतांत्रिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल का निर्माण किया गया है। साथ ही एक नए भवन में पुस्तकालय, एक भोजन कक्ष और सदस्यों के लिए पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था की गई है। साथ ही पूरे भवन में 100% यूपीएस पावर बैकअप की भी व्यवस्था की गई है।
देश के नए संसद भवन में 6 समिति कक्ष का निर्माण किया गया है। मौजूदा संसद में ऐसे 3 कक्ष हैं। साथ ही नए भवन में मंत्री परिषद के उपयोग के लिए 92 चेम्बर तैयार किए गए हैं जो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया है कि ब्रिटिश शासन से सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक ऐतिहासिक सेंगोल को नए संसद भवन में स्थापित किया जाएगा। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजों से सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर सेंगोल को लिया था। इस समय प्रयागराज के एक संग्रहालय में यह सेंगोल रखा हुआ है। सेंगोल चोल वंश से जुड़ा हुआ है। देश की 20 विपक्षी दलों ने रविवार को नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के बहिष्कार की घोषणा की है। इन दलों का कहना है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दरकिनार करके पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन लोकतंत्र पर गंभीर अपमान और सीधा हमला है, जबकि 17 राजनीतिक पार्टियों ने इस समारोह में शामिल होने का ऐलान किया है। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष आर दिनेश को चुना गया है। टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस के कार्यकारी उपाध्यक्ष आर दिनेश को 2023-24 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारतीय उद्योग परिसंघ भारत में एक अनुकूल विकास वातावरण बनाए रखने की दिशा में काम करता है। सीआईए एक गैर सरकारी और एक गैर लाभकारी संगठन है। आईडीबीआई बैंक के उप प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो जय कुमार एस पिल्लई जो है दोस्तों आईडीबीआई बैंक के उप प्रबंधक निदेशक के रूप में चुने गए हैं। आईडीबीआई बैंक यह लिमिटेड भारतीय जीवन बीमा निगम और भारत सरकार के स्वामित्व वाली एक विकास वित्त संस्था है। यह 1964 में औद्योगिक क्षेत्र को वित्तीय सेवाएं प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के रूप में स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय मुंबई है। भारतीय रिजर्व बैंक जो है इसका मुख्यालय मुंबई है। गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। आरबीआई की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। इसने 1 अप्रैल 1935 से काम करना शुरू किया। सर ओस्बर्न स्मिथ को आरबीआई का पहला गवर्नर बनाया गया था। भारत के पहले आरबीआई के गवर्नर सीडी देशमुख हैं। रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में स्थापित किया गया था, जिसे वर्ष 1937 में अस्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। इसके पास बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 के तहत बैंकों को विनियमित करने की शक्ति है। इसके पास आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को भी विनियमित करने की शक्ति है। आरबीआई भुगतान और निपटान अधिनियम 2007 के तहत डिजिटल भुगतान प्रणाली का भी नियामक है। हाल ही में किसने यूपीएससी के सदस्य के रूप में शपथ लिए? तो दोस्तों सुमन शर्मा जो है उन्होंने यूपीएससी के सदस्य के रूप में शपथ लिया है। 1990 बैच के सदस्य सुमन शर्मा ने संघ लोक आयोग के सदस्य के रूप में शपथ ली है। यूपीएससी के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी ने पद और गोपनीयता की शपथ इनको दिलाई है। यूपीएससी भारत सरकार के अधीन समूह ए अधिकारी पदों की नियुक्ति के लिए केंद्रीय भर्ती एजेंसी है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत एक संवैधानिक निकाय के रूप में स्थापित है। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। वारेन हेस्टिंग्स ने भारत में सिविल सेवा की नींव रखी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसे तर्कसंगत और आधुनिक बनाया, इसलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय सिविल सेवा के जनक या पिता के रूप में जाना जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर जून 1863 में भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। मुंबई स्थित मराठा बैंक का विलय किस बैंक में आरबीआई ने कर दिया दोस्तों? तो मुंबई स्थित मराठा बैंक का विलय कॉसमस बैंक में कर दिया गया है। पीएम मोदी ने नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की 8वीं बैठक की अध्यक्षता की है। इस बैठक का विषय किस पर केंद्रित रहा? तो इस बैठक का केंद्रीय जो है विकास भारत @2047 टीम इंडिया की भूमिका पर केंद्रित है। यह बैठक विकास भारत @2047 टीम इंडिया की भूमिका के विषय पर केंद्रित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, बैठक में कई प्रमुख विषयों को शामिल किया गया है, जिनमें शामिल है एमएसएमई सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग पर जोर, बुनियादी ढांचा और निवेश पर जोर, कम से कम अनुपालन, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और पोषण, कौशल विकास, क्षेत्र के विकास और सामाजिक बुनियादी ढांचे के लिए गति शक्ति। नीति आयोग भारत सरकार का एक प्रमुख नीति थिंक टैंक है। भारत सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया था। नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री सुमन बेरी है। वर्तमान में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ श्री वीवीआर सुब्रमण्यम है। 27 मई 2023 को भारत में कहां पर मेगा योग महोत्सव आयोजित किया गया है? तो हैदराबाद में दोस्तों मेगा योग महोत्सव का आयोजन किया गया है। 27 मई 2023 को केंद्रीय आयुष मंत्रालय के अंतर्गत मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योग हैदराबाद के एनसीसी परेड ग्राउंड में एक मेगा योग महोत्सव आयोजित किया गया। 27 मई को हैदराबाद सिकंदराबाद के एनसीसी परेड ग्राउंड में आयोजित हो रहे योग महोत्सव में मुख्य अतिथि के तौर पर तेलंगाना की राज्यपाल डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन शामिल थी। यह आयोजन 21 जून 2023 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के जबलपुर में आयोजित होने वाले योग महोत्सव के 25 दिन पूर्व आयोजित किया गया है।
केंद्रीय पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग तथा आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग को घोषणा की है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के अनुसार 21 जून को जब रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय की ओर से कई बंदरगाहों, जहाजों पर योगाभ्यास किया जाएगा तो ओशन रिंग ऑफ योग बनेगा। देश का पहला राष्ट्रीय बाढ़ सुरक्षा केंद्र कहां स्थापित किया जा रहा है? तो मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर राजस्थान में दोस्तों देश का पहला राष्ट्रीय बाढ़ सुरक्षा केंद्र स्थापित किया जा रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। देश का सबसे बड़ा 22 किलोमीटर लंबा तथा दुनिया का 10वां सबसे लंबा पुल कहां बनाया जा रहा है? तो मुंबई में, महाराष्ट्र के मुंबई में बनाया जा रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस हैं। किस देश ने अपनी पहली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल टाइफून का परीक्षण किया दोस्तों? तो तुर्की ने अपनी कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल टाइफून का परीक्षण किया है। किस कंपनी ने ग्रामीण भारत के लिए बहुभाषी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित चैटबॉट जुगलबंदी को लॉन्च किया है? तो ये दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट है। ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित चैटबॉट जुगलबंदी माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में चीतों के पुनर्वास कार्यक्रम के लिए 11 सदस्यीय उच्च स्तरीय संचालन समिति का गठन किया है? तो राजेश गोपाल की अध्यक्षता में चीतों के पुनर्वास के लिए 11 सदस्यीय उच्च स्तरीय संचालन समिति का गठन किया गया। दोस्तों हाल ही में कुछ चीतों की मृत्यु हुई है, तो चीतों के पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी भारत में। कितने भारतीय शांति सैनिकों को मरणोपरांत संयुक्त राष्ट्र के डैग हैमर स्कोल्ड मेडल 2023 से सम्मानित किया गया है? तो 3 लोगों को सम्मानित किया गया दोस्तों। 3 सैनिकों को, शिशुपाल सिंह, सनवाला राम बिश्नोई और सावर ताहिर अली को। तो दोस्तों यह रहा 27-28 मई के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स और राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स। तो दोस्तों चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।